आज फिर से जानकी देवी जी आंखों में आंसू लिए अपने नीरस जीवन पर घुट रही थी। यह एकाकीपन और ऊपर से ये बीमारी उनको तिल तिल कर मार रही थी। उनकी आंखों से अनायास ही अश्रुधारा बह रही थी। आज से 30 बरस पहले जब वे इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तो उनके पति और सास ससुर ने पूरे घर को जगमग रोशन किया हुआ था। नीरज जी अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। बड़े चाव से सास अपनी बहू जानकी देवी जी को नीरज जी की दुल्हन बनाकर लाई थी और बड़े प्यार दुलार से उन्हें रखती थी। जानकी देवी जी भी सास ससुर और पति की सेवा में कोई कमी नहीं आने देती थी। जब जानकी देवी जी की सास मीना देवी जी को टीबी जैसे गंभीर रोग ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया, तब जानकी जी ने दिन रात एक कर दिए थे उनकी सेवा में, जिसके चलते मीना जी पहले की तरह ही स्वस्थ हो गई थी। अपने सास ससुर और पति के दिल पर राज करने वाली जानकी जी आज इस हालत में होंगी, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश जानकी जी का इकलौता बेटा जब 2.5 बरस का था, तब इसके दादाजी चल बसे। 10 बरस का हुआ तो दादी ने भी साथ छोड़ दिया। दादी के 2 बरस बाद ही पापा भी छोड़कर चले गए। पति के जाने के बाद जानकी जी पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चा छोटा और पति साथ छोड़कर चला जाए, ऐसे में एक औरत के दिल पर क्या बीतती है, वो वही औरत जान सकती है जिसने ये सब झेला हो। अब बच्चों को ट्यूशन देकर अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगी। रमेश के जीवन पर कभी कोई आंच ना आने दी, कभी उसे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ और बाप दोनों का प्यार उससे दिया और अच्छे स्कूल कॉलेज से उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई और वह आज बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है। रमेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और इसी कारण अभी तक शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि आजकल के सास बहू के झगड़ों को मद्देनजर रखते हुए वह घर में बहू लाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ऑफिस में आस पड़ोस में आजकल की बहुएं की चर्चाएं आम रहती, जिसे सुनकर उसे शादी से नफरत सी होने लगी थी। क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, तो वह नहीं चाहता कि कोई लड़की आकर मेरी माँ का सम्मान ना करे, उनके साथ सही व्यवहार ना करे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जानकी जी का मानना है कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। हम भी बहू बनकर इस घर में आए थे, अच्छे से सब कुछ संभाला, तो मेरी बहू भी अच्छी ही आएगी। जानकी जी अब हर दिन रमेश के कान खाने लगी थी, मुझे बहू चाहिए। जब रमेश नहीं माना तो जानकी जी ने धमकी दे डाली कि अगर बहू नहीं आएगी तो मेरा मरा मुंह देखोगे। बस क्या था, माँ की धमकी काम न कर पाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। जल्दी ही रमेश की शादी की शहनाई बज गई। जानकी जी अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर घर ले आई। खुशी का ठिकाना नहीं था जानकी जी का। सुंदर बहू लाने की खुशी में गली मोहल्ले वाली औरतों पर इतराती हुई जानकी जी बोलती कि चांद का टुकड़ा लाई हूँ, पूरी गली में ऐसी बहू नहीं है। जानकी जी के पास 100% सही थी। सीमा वाकई में बहुत सुंदर थी। बड़ी बड़ी नशीली आंखें, लंबे घने बाल, गोरा रंग, ऊंचा लंबा कद, जो भी देखता बस देखता रह जाता। लेकिन जानकी जी ये नहीं जानती थी कि उसकी सुंदरता उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। अपनी सुंदरता के बिल्कुल ही विपरीत थी सीमा। शारीरिक सुंदरता के साथ वह अवगुणी थी। जितनी सुंदर उसकी आंखें थी, उतनी ही कटु उसकी बोली थी। जब भी जानकी जी से बात करती, तिड़क कर ही बात करती थी। जानकी देवी संग उसका दुर्व्यवहार देख रमेश सीमा को कई बार धमका चुका था, लेकिन सीमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता था। वह बस यह चाहती थी कि मैं और मेरा पति रहे इस घर में। इसी कारण वह अपनी सास को नापसंद करती थी। जानकी जी को बहू का ये व्यवहार काट खाने को दौड़ता था। जिस बहू को इतने चाव से लाई, वह तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती। यह बात जानकी जी के दिल पर 1000 प्रहार करती थी, लेकिन रमेश की खातिर वह चुपचाप रहती थी। यही कारण था कि जानकी जी बीमार रहने लगी और कई बीमारियों ने उनके शरीर में प्रवेश कर डाला। अपनी माँ को देख देख कर रमेश का दिल बैठ जाता था। उसने अपनी माँ की इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दवाइयाँ और डॉक्टर शरीर की बीमारी ठीक कर सकते थे, लेकिन दिल के जख्म नहीं भर सकते थे। रमेश शाम को ऑफिस से आते ही अपनी माँ के पास समय बिताता और उन्हें खुश रखने का प्रयास करता। एक दिन जानकी जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रमेश ऑफिस में था।
सीमा घर पर थी, लेकिन उसने अपनी सास की कोई सुध ना ली। जब रमेश आया तो जानकी जी के कमरे में पानी और दवाइयां सब जमीन पर गिरी हुई थी। रमेश जब ऑफिस से आया और उसने जब कमरे का हाल और माँ का देखा तो वह घबरा गया। उसने जल्दी अपनी माँ को उठाया और उन्हें फल खिलाए, फिर दवाई खिलाई और उनके सर में मालिश कर सुला दिया। जब कमरे में आया तो सीमा आगे बढ़ते हुए बोलती हुई आई, आ गए आप? तो रमेश ने जोरदार थप्पड़ सीमा को रसीद कर डाला। सीमा को ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। वह अचानक से थप्पड़ खाकर सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह रमेश की गुस्से वाली लाल सुर्ख आंखें देखकर घबरा गई। अगले दिन सीमा रसोई के दरवाजे से चिपकी खड़ी रही, लेकिन अपने आप में खोए हुए उसके पति रमेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी माँ का सारा काम कर, दिन भर इंतजाम अच्छे से कर, बाएं हाथ में फाइलें दबाए वह चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसकी हिम्मत कुछ भी बोलने की नहीं थी। रमेश के एक थप्पड़ ने उसे जलजम सा कर दिया था। उसके मुंह से एक निशान सा निकला। इसी तरह से 3 दिन बीत चुके थे। रमेश सीधा अपनी माँ के पास जाता, उनकी सेवा पानी करता और चुपचाप सोकर अपनी रात बिता रहा था। आज चौथा दिन था कि रमेश उससे एक शब्द भी नहीं बोला था। आखिर उपेक्षा भरी इस कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट वह कब तक पिएगी? उसे अपनी गलतियों का तनिक भी एहसास नहीं था। उसे तो बस यही लग रहा था कि उसका जीवन नर्क बन चुका है। अन्य मनस्क सी वह रसोई के कोने में बैठ गई कि तभी पड़ोस की खिड़की से छनकर आती खिलखिलाहट की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह खड़ी हुई और दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गई और दरार से आंख लगाकर देखा। लीला का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो डुबो कर खा रहा था और लीला किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज में बटन टाँक रही थी। चाय का आखिरी घूंट भरकर लीला का पति उठा और कमीज पहनकर बड़े प्यार से लीला का कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए बाहर निकल गया। लीला बड़ी खुश थी और पति के जाने के बाद हवाओं में झूम रही थी। उसे देख सीमा के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। कितने खुश हैं ये दोनों, रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। लीला का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ दफ्तर गया है। कितना प्यार था उसकी आंखों में लीला के लिए। और मेरा पति ना जाने इस बात पर इतना मुंह फुलाए हुए है कि मुझे थप्पड़ जड़ डाला, और आज 4 दिन हो गए हैं मेरी तरफ देखे हुए भी। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही लीला है जो कुछ वर्षों पहले कॉलेज में भोंदू कहलाती थी। पढ़ने में फिसड्डी और महाबेवकूफ। ना कपड़े पहनने की तमीज थी, ना बात करने की। ढीले ढीले कपड़े पहने हर वक्त बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती रहती थी। क्लासरूम से 100 गज दूर भी उसे कोई कुत्ता दिखाई पड़ जाता तो बैट ले करके उसे मारने दौड़ती। लड़कियां हंसकर कहती थी, ये इस पोंधों से कौन शादी करेगा। कॉलेज में सबका हंसी का पात्र बनी रहती थी। तब सीमा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही फूहड़ और बोंधू लीला शादी के बाद उसकी पड़ोसिन बनकर आ जाएगी, और वो भी अपने पति के साथ इतनी खुश होगी। और वह खिड़की की दरार से चोर की तरह झांकती हुई उसे अपने पति से असीम प्यार पाते हुए देखेगी। दर्द की एक लहर सीमा के पूरे व्यक्तित्व में दौड़ गई और वह अन्वय मसनखी वापस अपने कमरे में लौट आई। सीमा पानी। तभी अंदर के कमरे से जानकी जी की क्षीण सी आवाज आई। वह उठने को हुई, लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। उसके नथुने फूल गए। अब क्यों बुला रही हो सीमा को? वह बड़बड़ाई। बुलाओ ना अपने लाडले बेटे को, जो तुम्हारी वजह से हरदम मुझे धुतकारता रहता है और जरा जरा सी बात पे मुंह टेढ़ा कर लेता है, और मुझे थप्पड़ भी जड़ डाला। और प्रतिशोध की एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर वह तन कर रमेश के फोटो के सामने खड़ी हो गई। ठीक है रमेश, तुमने मुझे इसीलिए थप्पड़ मारा ना कि मैंने तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी और उससे ज़बान चलाई। तो ये लो, यह सीमा का बदला, तुम्हारे थप्पड़ का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। सीमा सब कुछ सह सकती है,
अपनी उपेक्षा नहीं, और धौंस के साथ वह तुम्हारी माँ की चाकरी नहीं करेगी। क्यों करूँ मैं तुम्हारी माँ की सेवा? मैं कोई नौकर बनकर इस घर में आई थी क्या? मैं राज करने इस घर में आई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे करने ना दिया, और तुम हमेशा मुझ पे तनी तनाए रहती हो। तो रहो नाराज, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वह रमेश की फोटो से बातें किए जा रही थी और उसके चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक कर क्रूर हंसी में बदल गई और वह खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई। यह अपनी हंसी की आवाज़ उसे कैसी अजीब सी खोखली सी लग रही थी। यह उसके अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था? क्या यह उसके अंदर की उपेक्षित नारी अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी? पर इस बदले का बदला क्या होगा? और उस बदले का बदला या उपेक्षा और बदले का यह क्रम जिंदगी भर तक चलता ही रहेगा? आखिर कब तक वे दोनों एक ही घर की चारदीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबियों की तरह गुजरते रहेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे वे दोनों एक ही काल कोठरी में कैद, तो दुश्मन कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुंकारें फेंकते हुए अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें घूम रही हों और वह विचलित सी होकर दम से पलंग पर गिर पड़ी। उसका सिर घूमने लगा। कुछ तो था जो उसे अंदर से झिंझोड़ रहा था। थप 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 खिड़की थपथपाने की आवाज आई और सीमा चौंक करके उठ बैठी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बड़बड़ाती हुई खिड़की की ओर बढ़ी। क्या है? उसने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने लीला खड़ी थी। भोंदू लीला, मोटा शरीर, मोटे थुलथुल चेहरा और चेहरे पर बच्चों सी अल्हड़ता। दीदी, डेटोल है? उसने भोलेपन से पूछा। बिल्लू को नहलाना है। अगर डेटोल हो तो थोड़ा सा दे दो, मेरा खत्म हो गया है। बिल्लू को? सीमा ने नाक सिकोड़ कर पूछा कि तभी उसका कुत्ता बिल्लू भौं भौं करता हुआ खिड़की तक आ गया। सीमा पीछे को हट गई और बड़बड़ाई। मरे को पता नहीं मुझसे क्या नफरत है कि देखते ही भौंकता हुआ चढ़ आता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है। मुझे तो घिन आती है। और इस भोंदू लीला को क्या हो गया है? कॉलेज में तो कुत्तों को देखते ही बैंत लेकर दौड़ पड़ती थी, पर इसे ऐसे दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअकल कहीं की, बेबुद्धि औरत। अनमिया मजनस की बड़बड़ाती हुई वह अंदर आई और डेटोल की शीशी ला करके लीला के हाथ में पकड़ा दी। लीला शीशी लेकर बिल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई और उसने घृणा से मुंह फेर कर खिड़की बंद कर ली। भोंदू कहीं की। पर भोंदू लीला का चेहरा जैसे खिड़की चीर कर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। अब भी वैसे ही बेवकूफ है जैसे कॉलेज में थी। पर एक बात समझ में नहीं आती, इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ फुहर महिला को भी उसका क्लर्क पति ऐसे रखता है जैसे वह बहुत नायाब चीज हो। उसके लिए आए दिन कोई ना कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने या घुमाने ले जाता है। उसे हर तरह खुश रखने की कोशिश करता है। आखिर क्या है इस भोंदू में? खिड़की के पार उनके ठहाके गूंजते तो सीमा हैरान होती और मन ही मन उसे लीला के पति पर गुस्सा भी आता कि आखिर उस फूहड़ लीला में ऐसा क्या है जो वह उस पर दिलो जान से फिदा है। देखने में भी कितनी भोंदू लगती है। कई बार जब सीमा का पति कई कई दिन उससे नाराज रहता तो उसे इस लीला से रश्क सा होने लगता। एक तरफ वह है जो खूबसूरत और समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित है, और दूसरी तरफ यह भोंदू है जो बदसूरत और बेवकूफ होते हुए भी पति से बेपनाह प्यार पाती है। सीमा के मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती। अपना अपना वक्त है। अचार के साथ रोटी खाते हुए भी लीला और उसका पति ठहाके लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर उसके घर में साथ साथ पकवान बनते हैं और वे उन्हें ऐसे खाते हैं जैसे खाना खाना भी एक सजा हो। जब भी वह खिड़की खोलती उसके अंदर खालीपन का एक एहसास और गहरा हो जाता और वह अपने दर्द की गहराइयों में डूबने लगती। अब उसका ध्यान खिड़की की ओर ज्यादा रहता। सीमा, दवाई। दूसरे कमरे से फिर से जानकी जी की क्षीण सी आवाज आई। जानकी जी दवाई मांग रही थी जो रमेश ने उनके पास रखे ड्रॉर में रखी हुई थी। उनसे जब बिस्तर से उठा नहीं जाता तो वे सीमा को आवाज लगाने लगती थी।
जब सीमा उनकी आवाज़ पर भी नहीं आती तो जानकी जी की आंखों में आंसू बहने लगते थे। वे अपने अतीत में खो जाती तो कभी अपनी बेख्याली में खोई रहती। इधर सीमा आजकल अपनी ही उधेड़पुन में रहती। जानकी जी की आवाज़ देने के बहुत देर बाद वह बेख्याली में उठ बैठी। उन्होंने फिर एक बार सीमा को पुकारा, पर द्वेष की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा जो मैं सबकी चाकरी करती रहूं? इतने सालों के बाद भी मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वह सास की आवाज़ अनसुनी करके फिर से लेट गई। जानकी जी खुद उठी और दवाई निकाल कर खाई, लेकिन दवाई खाने से उन्हें ज़्यादा कुछ आराम मिलता ही नहीं था। घर में बहू होने के बाद भी उन्हें एकाकीपन से जूझना पड़ता था। जिस चाव से बहू लाई थी, अगर उसी चाव से बहू भी उनके मन की करती, उनके साथ उठती बैठती, खाती पीती, हर बात साझा करती, तो आज जानकी जी की ये हालत ना होती। एक तो बुढ़ापा और ऊपर से ये घर का सोनापन उन्हें धीरे धीरे कर मार रहा था, जिसे देख रमेश भी दुखी रहता। इधर सीमा अपनी ही धुन में लेटी थी, तभी खिड़की के पार लगे जोरदार से रोने और उसके कुत्ते के कातर स्वर में भौंकने की आवाज आई। उसने झपट कर खिड़की खोली। लीला के घर के सामने नगरपालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बिल्लू को घसीट कर गाड़ी में ले जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लीला रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज है, बीमारी फैलेगी, वह बोला। प्लीज़ मेरे बिल्लू को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रोब से बोला। इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, नगर पालिका पहुँच छुड़ा लाना, 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। रुको रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरह सीमा के घर की ओर भागी और सीमा को खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरे बिल्लू को बचा लो, मुझे 2000 रुपये उधार दे दो। लीला रोते रोते बोल रही थी, पागल हो गई हो क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 2000 रुपये देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना, अच्छा सा, सीमा बोली। लीला ने एक बार असीम निराशा और वेदना के साथ सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सहसा उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। भैया यह लो जुर्माना, मेरे बिल्लू को छोड़ दो, वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर भौचक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी की ओर तो कभी उसके कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूँ, अब बाहर मत निकलने देना, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। लीला एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो, और वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बिल्लू, मेरा राजा, तुझे ले जाते तो मैं क्या करती? लीला उसे बड़ा लाड दुलार कर रही थी। तभी सीमा दरवाज़ा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ लीला, पागल ना बनो, अब तो तुम्हारा बिल्लू छूट गया। पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? तुम तो बच्चों की तरह रो रही हो, ऐसे कौन करता है एक बीमार कुत्ते के लिए? लीला ने सर उठाकर कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा ना कहो सीमा दीदी, ऐसा ना कहो, यह बिल्लू है, मेरा प्यारा बिल्लू। जानती हो, यह इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे, प्यार से इसे पुचकारते थे, दुलारते थे। और अब मैं इसे दुत्कार कर छोड़ दूं, जल्लादों के हवाले कर दूं, इसीलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है? नहीं दीदी नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं है, यह बिल्लू है, मेरे पति का जान से भी प्यारा बिल्लू, जिसे मेरे पति ने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया। जो चीज़ मेरे पति को प्यारी है वह मुझे भी प्यारी है, चाहे वह बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो। मैं उसकी सेवा में भी दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन अपने पति की जान को जल्लादों के हवाले नहीं करूंगी।
लीला की बातें सुनकर सीमा ठगी सी रह गई। आंसू के सागर में डूबी यह भोंदू क्या कह रही है। उसे लगा जैसे लीला के शब्द उसके कानों के पर्दों पर हथौड़े की तरह पड़ रहे हों और उसका बिल्लू भौं भौं करके उसे अपने घर से भगा देना चाहता हो। ये दृश्य और लीला का एक बीमार कुत्ते के प्रति प्रेम देखकर सीमा खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। कुछ क्षण के लिए वह बर्फ की भांति जाम हो गई और उसके बाद अकस्मात ही उसकी रुलाई फूट पड़ी और उसने लीला का आंसू भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मत रो मेरी लीला, आज तुमने मेरी आंखों के जाले साफ कर दिए हैं। आज मैं समझ गई कि तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार क्यों करता है। तुम उस जानवर को भी प्यार करती हो जो तुम्हारे पति को प्यारा है, और मैं उन इंसानों से प्यार करने की भी कीमत मांगती हूँ जो अटूट बंधनों से मेरे पति के मन के साथ बंधे हैं। तुम्हारे घर का जर्रा जर्रा तुम्हारे प्यार का दीवाना है और मेरे घर की एक एक ईंट मुझे अजनबी समझती है। मेरे पति की माँ उनकी जान है। कितने अरमानों से वह मुझे इस घर में ब्याह कर लाई थी और मैंने उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। उन्हें मुझसे केवल प्यार और सम्मान ही तो चाहिए था, जिसके बदले में मैंने बदले में उन्हें केवल अपमान ही दिया, एकाकीपन दिया। लेकिन अब नहीं मेरी लीला, अब ऐसा नहीं होगा। वो सीमा आज मर चुकी और आज उसको तुम्हारे इस प्यार ने मारा है। लीला मेरी बहन, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं हमेशा तुम्हें भोंदू, बदसूरत, फूहड़ ना जाने किन किन नामों से संबोधित करती थी। मैं गलत थी, बहुत गलत। खुद को खूबसूरत कहने वाली मैं आज खुद को बेहद बदसूरत महसूस कर रही हूँ। खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं, उसके मन में होती है, जो कि तुम्हारे पास है। मैं तो अपने रिश्तों को ही नहीं समझ पाई और तुम एक कुत्ते के लिए भी लोगों से अड़ गई। सीमा बोले जा रही थी और लीला हैरान होकर सीमा को देख रही थी। सीमा ने अपने घर की तरफ रुख कर लिया। अपनी गलतियों को सुधारने की प्रबल इच्छा उसकी आंखों में दिख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी घर आई और सबसे पहले अपनी सास के कमरे में गई। जानकी जी की आंख लगी हुई थी। सीमा उनके चरणों में बैठ गई और उसकी आंखों से आज अश्रुधारा बह निकली। उसके पश्चाताप के आंसू जानकी जी के पैरों पर गिर रहे थे तो उनकी आंख खुल गई। सीमा को ऐसे अपने चरणों में बैठकर रोता हुआ देखकर जानकी जी घबरा गई। उन्होंने जैसे ही उठने का प्रयास किया, तुरंत सीमा ने उन्हें पकड़ लिया और सहारा देकर बैठा दिया। सीमा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? रमेश ठीक है ना? जानकी जी ने एक ही साथ कई सवाल कर डाले। सीमा ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और अपनी आंखों से लगा कर बोली, सब ठीक है माँ, सब ठीक है। आज आपकी सीमा लौट आई है। माँ, उसका फिर से जन्म हुआ है। जिसे आप ब्याह कर लाई थी, वो सीमा मर चुकी है। आज आपके सामने एक नई सीमा बैठी है जो अपनी सास माँ पर जान देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतने दुख दिए हैं। उनकी कोई माफ़ी नहीं, लेकिन आप तो माँ हैं। माँ का दिल तो महान होता है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपको और रमेश को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ माँ। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। जानकी जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रो मत बेटा, चुप हो जा। सुबह का फूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे फूला नहीं कहते। तू अपने किए पर शर्मिंदा है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? मुझे मेरी बेटी मिल गई। तो देख, अब इन दवाओं को उठाकर बाहर फेंकती हूँ। इनका अब मेरे घर में क्या काम? बस तू मुझे पोता या पोती का मुंह दिखा दे, अब मेरे जीवन में बाहर आ जाएगी। सीमा शर्मा गई, नजरें झुकाते मुस्कुराते बोली, जो हुक्म मेरी माते। और दोनों सास बहू हंसने लगी। आज सीमा को रमेश का भी बेसब्री से इंतजार था। सीमा आज सच धज कर पलके बिछाए रमेश की राह देख रही थी। उसने खाना भी सब रमेश की पसंद का ही बनाया था। सीमा गुनगुना रही थी कि तभी रमेश आ गया। सीधा अपनी माँ के कमरे में पहुंचा तो वहां माँ को ना पाकर घबरा गया। माँ, माँ, उसे आवाज़ लगाई तो जानकी जी बोली, क्या हुआ बेटा? आजा, ऊपर छत पर आजा, मैं ऊपर हूँ। रमेश सोच में पड़ गया और दौड़कर ऊपर भागा तो देखा माँ आराम से कुर्सी पर बैठी हैं। माँ,
आप ऊपर कैसे आ गई? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा तो जानकी जी बोली, सब मेरी बहू का कमाल है। रमेश समझा नहीं, लेकिन उसने अपनी माँ को आज परसों बाद बिस्तर से उठकर ऐसे ठंडी हवा खाते छत पर बैठे देखा तो बहुत खुश हुआ। अच्छा बेटा, जा तू जाकर फ्रेश हो जा, सब खाना खाएंगे। ठीक है माँ। जैसे ही रमेश नीचे आया उसकी नज़र सीमा पर पड़ी। जब घर में दाखिल हुआ था तो सीधा माँ के कमरे में चला गया था। उसने सीमा की ओर देखा ही नहीं था। सीमा को देख उसने अपनी नजरें झुका ली। सीमा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह जानती थी कि रमेश एक ना एक दिन उसको भी नजर भर के निहारेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ वह अपने काम में लगी रही। दिन गुजरते गए। जानकी जो सीमा दोनों की खूब जमने लगी। पूरा घर उनके प्रेम से सुगंधित रहता था। रमेश को भी अब सब बदला बदला लगने लगा था। उसकी माँ खुश थी, दवाइयों से मुक्त हो चुकी थी। सीमा को माँ का ख्याल रखते देखता तो उसके मन में अब सीमा के लिए प्रेम उजागर होने लगा था। आखिर पत्नी थी वह उसकी, और एक दिन वह आ ही गया जब सीमा ने रमेश के मन पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया और रमेश ने सीमा को अपने सीने से लगा लिया। सीमा, तुम बहुत सुंदर हो। पहले तन से सुंदर होने के बावजूद भी तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर पाई, लेकिन आज मन से सुंदर होने पर तुमने मुझे अपना बना लिया। बस ऐसे ही मेरे जीवन में खुशी बनकर रहना। मैं हमेशा अपने पलकों पर बैठा कर रखूंगा तुम्हें। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने उसके आंसू साफ किए और कस के उसे गले लगा लिया। पूरे 1 साल बाद जानकी जी की इच्छा पूरी हो गई। सीमा ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जानकी जी की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उन्होंने उसके दादाजी का नाम उसे दिया, नीरज। उन्हें अपनी बहू, बेटा, पोता, अपना पूरा परिवार मिल चुका था। उन्होंने घर में पूजा रखवाई और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। ये कहानी हमें सीख देती है कि इंसान अपने बुरे व्यक्तित्व, बुरे स्वभाव से ही बुरा बनकर सबको खुद से दूर कर देता है, और अपनी ही अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे स्वभाव से अपने तो क्या, गैरों के दिल पर भी राज करता है। जैसे सीमा अपने गलत व्यक्तित्व से, अपने गलत व्यवहार से अपने ही पति के दिल और नज़रों से गिर चुकी थी, लेकिन समय रहते उसने अपना व्यक्तित्व बदलकर अपनी सास और अपने पति के दिल पर राज कर लिया और हमेशा के लिए अपने पति के दिल की रानी बन बैठी। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।